नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षा विद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन पर हम चर्चा करेंगे कि शैक्षिक निर्देशन क्या है। इससे पहले हमने निर्देशन और परामर्श पर चर्चा किया था। अब शैक्षिक निर्देशन क्या है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। शैक्षिक निर्देशन, जैसे इसके अर्थ पर हम जाते हैं, अर्थ और परिभाषा पर जाते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। शैक्षिक निर्देशन यानी कि शिक्षा से संबंधित जो निर्देशन होता है उसी को शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। ठीक, वही जो शिक्षा से संबंधित निर्देशन प्रदान करता है वही शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। एक विद्वान हुए हैं आर्थर जे जोन्स। आर्थर जे जोन्स कहते हैं, आर्थर जे जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन, आर्थर जे जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन जहां तक निर्देशन के अन्य पक्षों से उसे अलग किया जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन जहां तक निर्देशन के अन्य पक्षों से उसे अलग किया जा सकता है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली वह सहायता है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली वह सहायता है जो उन्हें पाठशाला, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पाठशाला जीवन से संबंधित चयन और समायोजन के लिए दी जाती है। ठीक, एक बार पुनः सुन लीजिए। आर्थर जे जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन जहां तक निर्देशन के अन्य पक्षों से उसे अलग किया जा सकता है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली वह सहायता है जो उन्हें पाठशाला, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पाठशाला से संबंधित चयन और समायोजन के लिए दी जाती है। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं महत्व क्या है, शैक्षिक निर्देशन का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन के महत्व पर जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे। पहला महत्व है, नंबर 1 पर चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षा। शैक्षिक निर्देशन का की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, तो पहला महत्व इसका यही है, पहली आवश्यकता यही है कि शैक्षिक निर्देशन के द्वारा बालकों के गुणों का विश्लेषण करके, बालकों के गुणों का विश्लेषण करके उनके पारस्परिक भेदों, वैयक्तिक भेदों यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार शिक्षा के आयोजन में मदद मिलती है। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा बालकों के गुणों का विश्लेषण करके उनकी वैयक्तिक भिन्नता या पारस्परिक भेदों के अनुसार शिक्षा के आयोजन में मदद मिलती है। पहला है नंबर 1, व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षा। नंबर 2 की जब हम बात करते हैं, दूसरा आवश्यकता है महत्व की चर्चा करते हैं जब, तो पाठ्य विषयों के चयन में सहायता। पाठ्य विषयों के चयन में सहायता शैक्षिक निर्देशन की इसलिए भी आवश्यकता है कि आजकल देखते हैं विद्यालय में, कॉलेजों में बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे विषयों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। परामर्शदाता विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार सही विषयों को चयन करने में सहायता करता है। बच्चे को ये नहीं पता है कि कौन सा विषय हमको लेना है, क्यों ले रहे हैं विषय, इसका क्या उपयोगिता है, ये नहीं पता होता है। तो शैक्षिक निर्देशन के द्वारा जो परामर्शदाता होता है वो बच्चों के विषयों के चयन में सहायता करता है, उसको इसलिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। नंबर 3 की चर्चा करते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में सहायता। शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में सहायता, तो हम देखते हैं यह विद्यार्थियों, अध्यापकों और प्रशासकों को शैक्षिक कार्यक्रम बनाने में भी सहायता करता है शैक्षिक निर्देशन। फिर नंबर 4 पर हम चर्चा करते हैं विद्यालय व्यवस्था। ठीक, विद्यालय व्यवस्था। शैक्षिक निर्देशन विद्यालय की व्यवस्था में भी सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक निर्देशन क्या है, यह विद्यालय की व्यवस्था में निर्देशन प्रदान करने
विद्यालय की व्यवस्था में सहायता प्रदान करता है शैक्षिक निर्देशन। फिर पांचवे आवश्यकता एवं महत्व की चर्चा कर लेते हैं। तो पांचवा है पाठ्यक्रम के संगठन में सहायता। नंबर 5, पाठ्यक्रम के संगठन में सहायता। ठीक, शिक्षा परामर्शदाता पाठ्यक्रम के संगठन में अध्यापकों और प्रशासकों को की सहायता करता है। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा जो शिक्षा परामर्शदाता होता है वो पाठ्यक्रम के संगठन में अध्यापकों और जो प्रशासक होते हैं उनकी सहायता करता है। फिर नंबर 6, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। ठीक, जो शैक्षिक निर्देशन होता है वह शिक्षण विधियों के चयन में भी अध्यापक की सहायता करता है कि किन समय किन बच्चों पर किस विषय के लिए कौन सी शिक्षण विधियां सही होंगी, इसके चयन में भी शैक्षिक निर्देशन सहायता करता है। इसकी आवश्यकता एवं महत्व होती है। ठीक, नंबर 7, समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक, शैक्षिक निर्देशन शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों की क्रियाओं, शैक्षिक निर्देशन शिक्षा से संबंधित सभी व्यक्तियों की क्रियाओं का समायोजन करने में उनकी सहायता करता है। ठीक, नंबर 8, अनुशासन, डिसिप्लिन में शैक्षिक निर्देशन का क्या आवश्यकता एवं महत्व है। ठीक, यह विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन जो है वो विद्यालय में अनुशासन की स्थापना में भी योगदान करता है। विद्यालय में अनुशासन की स्थापना में योगदान करता है। ठीक, शिक्षा निर्देशन के द्वारा समस्त बालकों का उपचार करने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार भविष्य की समस्या कम होती है। ठीक, नंबर 9, असफलताओं में कमी। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा छात्रों की असफलताओं में कमी होती है। जो सही ढंग से निर्देशन अगर किया जाता है तो धीरे धीरे उनकी असफलताओं में कमी होने लगती है, सफलताओं की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक, नंबर 10, जीविका की तैयारी। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को भविष्य में जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जाता है कि आप शिक्षा ले, कौन सी शिक्षा ले, शिक्षा लेकर आगे आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, किस शिक्षा के लिए आप योग्य हैं। ठीक, क्या आपके अंदर क्षमता है, क्या इंटरेस्ट है आपका, इसको ध्यान में रखकर फिर जीविकोपार्जन के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है शैक्षिक निर्देशन के द्वारा। फिर नंबर 11 की बात करते हैं। 11 नंबर पर अपव्यय और अवरोधन में कमी। अपव्यय और अवरोधन बहुत समय पहले हमारे बेसिक एजुकेशन की सबसे बड़ी ये समस्या थी, अपव्यय और अवरोधन। हार्टांग समिति ने सबसे पहले इस पर अपना 1929 में सबसे पहले इस पर ध्यान सरकार का खींचा था कि अपव्यय और अवरोधन की बहुत बड़ी समस्या है। अपव्यय मतलब होता है कि एक स्तर की कक्षा की पढ़ाई पूरी किए हुए बीच से गायब हो जाना। जैसे कक्षा 1 से 5 तक आप पढ़ोगे तब प्राथमिक शिक्षा आपकी होगी। ठीक, 6 से 8 तक पढ़ोगे तो जूनियर वाली शिक्षा आपकी होगी। 9 और 10 पढ़ोगे तब हाई स्कूल वाली होगी। तो कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई ना करना, बीच से गायब हो जाना, ये अपव्यय होता है। जैसे कक्षा 1 में अगर 100 बच्चे पंजीकृत हैं तो कक्षा 2 में उनकी संख्या 80 ही बचती है, 3 में उनकी संख्या 60 ही बचती है, 4 में उनकी संख्या 50 ही बचती है और 5 पहुंचते पहुंचते वो 40 ही बचते हैं, 20 से गायब हो जाते हैं। तो ये 20 से जो गायब हो जाते हैं इसको अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन एक सत्र से 1 साल से अधिक एक क्लास में रुके रहना अवरोधन कहलाता है। ठीक, तो शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यालयों में अपव्यय और अवरोधन की समस्याओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्र की अपार शक्ति को बचाया जा सकता है। ठीक, उनको निर्देशन दिया जा सकता है कि किस तरह से आपको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजों के लिए। ठीक, फिर है अभिभावकों की सहायता। नंबर 12 है अभिभावकों की सहायता, जो गार्जियन होते हैं। ठीक, शैक्षिक निर्देशन द्वारा अभिभावकों को अपने बालकों तथा विद्यालयों के कार्यक्रम को और अधिक अच्छी तरह से समझने में सहायता होती है शैक्षिक निर्देशन के द्वारा, ताकि उसमें वो अधिक से अधिक सहयोग कर सके। ठीक, ये इसकी आवश्यकता एवं महत्व था। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे शिक्षा निर्देशन विधियां।
ठीक, पाठ्य विषयों का चयन, शिक्षा निर्देशन विधियां, पाठ्य विषयों का चयन हम बात करते हैं। पाठ्य विषयों के चयन की बात करते हैं, यहां पर महत्व के बाद पाठ्य विषयों का चयन रहेगा। जब पाठ्य विषयों के चयन की बात करते हैं तो 3 पहलू हैं। पाठ्य विषयों के चयन संबंधी शैक्षिक निर्देशन के निम्नलिखित रूप से 3 पहलू हैं। पहला है बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, पाठ्य विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। और तीसरा, पाठ्य विषयों से संबंधित व्यवसायों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। पाठ्य विषयों के चयन से संबंधित 3 पहलू हैं। सबसे पहला नंबर 1 क्या? नंबर 1 बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। नंबर 2 पाठ्य विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। और नंबर 3 जो है वो पाठ्य विषयों से संबंधित व्यवसायों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। ठीक, तो ये है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। ठीक, जिस व्यक्ति अथवा बालक को शैक्षिक निर्देशन देना है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। इन जानकारियों में जो प्रमुख जानकारी होती है उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उसकी रुचियां किस क्षेत्र में है, उसकी मानसिक योग्यताएं क्या है बालक की या व्यक्ति की, मानसिक योग्यताएं के साथ साथ उसकी व्यक्तिगत या व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, बालक की शैक्षिक उपलब्धि क्या है, उसकी शारीरिक दशाएं क्या हैं और उसकी पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति क्या है। बालक या व्यक्ति से संबंधित सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त की जाती है। किसमें? बालक से संबंधित जानकारी में। ठीक, जब पाठ्य विषयों के चयन करते समय सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाता है? बालक के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। और बालक के संबंध में जो जानकारी है जिन बिंदुओं पर प्राप्त की जाती है उन बिंदुओं में सबसे पहले है उसके बौद्धिक स्तर को जानना। ठीक, बौद्धिक स्तर किस स्तर का बालक है। ठीक, दूसरे उसकी रुचियां क्या हैं, किस क्षेत्र में वो इंटरेस्ट ले रहा है, इसको जानना। तीसरी, उसकी मानसिक क्षमताएं क्या हैं। ठीक, मानसिक क्षमताएं जैसे क्या होती है, स्मृति, चिंतन, तर्क, ये सब मानसिक क्षमताएं हैं। उसकी मानसिक क्षमताएं क्या हैं, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, बालक की शैक्षिक उपलब्धि क्या है और बालक की शारीरिक दशाएं क्या हैं, उसके परिवार की स्थिति क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है पहले स्तर पर। फिर नंबर 2 हमने बताया अभी आपको पाठ्य विषयों के संबंध में जानकारी। शैक्षिक निर्देशन देने वाला दूसरी महत्वपूर्ण बात जो जानता है उसको जाननी होती है वो है पाठ्य विषयों से संबंधित विस्तृत बातें। निर्देशक के लिए पाठ्य विषयों से संबंधित 2 प्रकार की बातों को जानना आवश्यक है। ठीक, पहला पाठ्य विषयों के विभिन्न वर्गों की जानकारी और दूसरा पाठ्य विषयों के लिए आवश्यक मानसिक योग्यताएं। ठीक, इसकी जानकारी लेना उसको जरूरी होता है। अब पाठ्य विषयों के विभिन्न वर्गों जैसे हाई स्कूल स्तर की समाप्ति के बाद माध्यमिक, जूनियर हाई स्कूल के बाद माध्यमिक की शुरुआत होती है। कई वर्गों में विभाजित हो जाता है माध्यमिक में पाठ्यक्रम, जिसमें साहित्यिक वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग, कृषि वर्ग, कला वर्ग, प्राविधिक वर्ग और रचनात्मक वर्गों में बांट दिया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद पाठ्य विषयों के लिए आवश्यक मानसिक योग्यताएं। शैक्षिक निर्देशन देने वाला जो होता है उसको यह भी मालूम करना चाहिए कि विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए किस प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, कितनी बुद्धि की आवश्यकता होती है और किस प्रकार की रुचि होनी चाहिए, इसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। फिर तीसरा जो पहलू था पाठ्य विषयों से संबंधित व्यवसायों के संबंध में जानकारी। जीवन में सभी व्यक्ति किसी न किसी तरह से किसी न किसी व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। कुछ व्यवसायों में से विशेष प्रशिक्षण और ज्ञान की जरूरत होती है। ऐसे दशा में निर्देशक को यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि किस व्यवसाय में किस व्यवसाय से किन किन विषयों का संबंध है। ठीक,
पहली बात जानने योग्य है कि किसी व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश पाने के लिए शुरू में कौन से विषय पढ़ने चाहिए। जैसे डॉक्टरी के लिए क्या विषय होने चाहिए, टीचर बनने के लिए क्या विषय होने चाहिए, वकील बनने के लिए क्या विषय, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी यह जानने योग्य बात है कि व्यवसाय का सीधा संबंध किन विषयों से है, ताकि व्यवसायिक प्रशिक्षण ना प्राप्त करने पर भी उन विषयों का ज्ञान व्यवसाय कार्य में सहायता कर दे। ठीक, ये होता है। फिर बात आती है शिक्षा निर्देशन विधियां। शिक्षा निर्देशन विधियों की बात आती है। जब शिक्षा निर्देशन विधियों की बात करते हैं हम, शिक्षा निर्देशन के अंतर्गत बालकों को विषय चुनने में सहायता करना, तरह तरह के बालकों की शिक्षा समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना शामिल होता है। ठीक, इसलिए शिक्षा निर्देशन की कई विधियां होती हैं। जो प्रमुख 4 विधियां हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले है पाठ्य विषयों के चयन से संबंधित सामूहिक शिक्षा निर्देशन विधि। दूसरी है पिछड़े बालकों से संबंधित निर्देशन की विधि। तीसरी है मंद बुद्धि बालकों से संबंधित निर्देशन की विधि। और चौथी है प्रतिभाशाली बालकों के से संबंधित निर्देशन की विधि। चारों पर हम संक्षिप्त रूप से थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पाठ्य विषयों के चयन से संबंधित सामूहिक शिक्षा निर्देशन विधि। सामूहिक शिक्षा निर्देशन विधि की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें अनुस्थापन वार्ताएं होती, जो ओरिएंटेशन टॉक होता है। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक विद्यालयों में जाकर शैक्षिक निर्देशन के महत्व को अध्यापक और बालकों को समझाता है, उनकी क्षमताओं, उनकी योग्यताओं, उनकी रुचियों और आवश्यकताओं का ज्ञान कराता है, और वह बालक को उनकी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार विषयों को चुनने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, ये कार्य करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक वार्ताओं का आयोजन करता है। इस प्रकार की वार्ताएं अनुस्थापन वार्ताएं कहलाती हैं, यानी कि ओरिएंटेशन टॉक कहते हैं। ठीक, ओरिएंटेशन टॉक। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक, पाठ संबंधी विषयों के चयन से संबंध में सामूहिक शिक्षा निर्देशन विधि के अंतर्गत पहला है अनुस्थापन वार्ताएं। इसमें सेकंड है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। शैक्षिक निर्देशन के महत्व से बालकों को अवगत कराने के उपरांत मनोवैज्ञानिक सामूहिक परीक्षणों के द्वारा बालकों की बुद्धि, रुचियां, योग्यताएं, अभियोग्यताएं आदि का मापन किया जाता है और सही पता किया जाता है। ठीक, इसी में थर्ड है शिक्षा विद्यालय से तथ्यों का संकलन करना, डेटा कलेक्शन जो होगा। शैक्षिक निर्देशन की तीसरी अवस्था में मनोवैज्ञानिक बालकों से संबंधित जो डेटा होता है विद्यालय में, उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक, संकलन करते हैं और पिछली कक्षाओं में उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, वर्तमान में क्या परफॉर्मेंस है, इसका पता लगाते हैं। फिर चौथे स्टेप पर परिवारों से तथ्यों का संकलन करना, डेटा कलेक्शन फॉर फैमिली। परिवारों से बच्चे के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी रुचियां क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर नंबर 5 पे साक्षात्कार करना यानी इंटरव्यू। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों, विद्यालय तथा परिवार से बालक से संबंधित जानकारी संकलित करने के उपरांत मनोवैज्ञानिक जो होता है वो बालक से साक्षात्कार करना पड़ता है, उसको इंटरव्यू करना पड़ता है, और इसके लिए वो एक परिसूची तैयार करता है। ठीक, फिर पार्श्व चित्र बनाना, बालकों की प्रोफाइल, पार्श्व चित्र मतलब प्रोफाइल तैयार करना। ठीक, प्रोफाइल तैयार की जाती है। और फिर फॉलो अप स्टडी होता है, यानी अनुवर्ती अध्ययन किया जाता है पाठ्य विषयों के चयन से संबंधित सामूहिक शिक्षा निर्देशन विधियों के अंतर्गत। फिर दूसरा है पिछड़े बालकों की निर्देशन की विधि। पिछड़े बालकों, कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त बालक होते हैं। किसी भी क्लास में देखेंगे, कोई पिछड़ा है, कोई मंद बुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई एवरेज है, सामान्य है। इनमें पिछड़े बालक भी होते हैं। ठीक, इनकी समस्या पर विचार करने और इनके निर्देशन विधि से परिचय प्राप्त करने से पहले यह जान लेना आवश्यक होता है कि पिछड़े बालक किसे कहते हैं, पिछड़े बालक किसे कहते हैं। एक
विद्वान है सिरिल वर्ड। सिरिल वर्ड के अनुसार, सिरिल वर्ड कहते हैं, सिरिल वर्ड के अनुसार पिछड़े बालक कौन होते हैं? सिरिल वर्ड कहते हैं एक पिछड़ा बालक, एक पिछड़ा हुआ बालक वह होता है, एक पिछड़ा हुआ बालक वह होता है जो अपने विद्यालय जीवन की मध्यावधि में, अपने विद्यालय जीवन की मध्यावधि में कक्षा का वह कार्य नहीं कर पाता। विद्यालय जीवन की मध्यावधि में कक्षा का वह कार्य नहीं कर पाता जो उसकी आयु के लिए औसत से नीचे है, जो उसकी आयु के लिए औसत से नीचे है, वो पिछड़ा बालक होता है। ठीक, इस प्रकार के बालकों के निर्देशन के लिए 3 बातें प्रमुख रूप से ध्यान में रखी जाती हैं। पहला कि इस प्रकार के बालकों का पता जितना ही शीघ्र लग जाए उतना ही अच्छा होता है। जहां तक हो सके प्रारंभिक कक्षाओं में ही इनका पता लगा लेना चाहिए। दूसरी चीज, इनके निर्देशन के 2 पक्ष होते हैं, निदान और उपचार। ठीक, निदान और उपचार। निदान और उपचार, निर्देशनकर्ता को दोनों कार्य करने चाहिए। सबसे पहले इसके कारण की खोज की जानी चाहिए, किस लिए पिछड़ा है, और दूसरे स्तर पर उसकी उस समस्या को दूर करने का, उपचार करने का उपाय ढूंढना चाहिए। तीसरी बात, इस प्रकार के बालकों के निर्देशन में वैयक्तिक निर्देशन की विधियों का प्रयोग किया जाए। इंडिविजुअल, एक समय में एक बालक से वैयक्तिक निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। बालकों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण लिया जाए और साथ ही उनसे अधिक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाए। ठीक, फिर बात करते हैं हम मंदबुद्धि बालकों के लिए। मंदबुद्धि बालकों के लिए निर्देशन विधि क्या है? मंदबुद्धि बालक कौन है? जैसे आईक्यू के लेवल पर जाएंगे, जो स्टर्न महोदय ने किया, टर्माइन महोदय ने वर्गीकरण किया, आईक्यू को के लिए जाएंगे तो 80 से 90, 70 से 90, 80 से 90 के बीच की जिनकी आईक्यू होती है उनको मंदबुद्धि कहा जाता है। ठीक, ये जिन बालकों की बुद्धि औसत से कम होती है वे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। विशेष रूप से इस वर्ग में वे आते हैं जिनकी आईक्यू 70 से 90, 85 या 70 से 90 के बीच होती है। ठीक, बुद्धि की मंदता के आधार पर बालकों के और भी वर्ग किए गए हैं। ठीक, जिनमें बुद्धि लब्धि 70 से भी कम होती है, उनके कई नाम होते हैं, मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक, इस प्रकार के बालकों की पहचान प्रारंभिक कक्षाओं में ही हो जानी चाहिए। कक्षा काल में पीछे रहने वाले सभी बालकों की बुद्धि परीक्षा ली जानी चाहिए और उनमें जो मंद बुद्धि होंगे वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे। उनका उपचार कैसे किया जाना चाहिए? तो मंद बुद्धि बालकों के निर्देशन संबंधी जो प्रमुख सुझाव हैं वो इस तरह से आप दे सकते हैं। सबसे पहले उन्हें कक्षा के सामान्य बालकों से अलग कर देना चाहिए और विशिष्ट कक्षाओं और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी चीज, इनका शिक्षण सरलतम, इनके लिए आसान शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। इनके लिए वैयक्तिक संपर्क इनसे किया जाए। इनके लिए जो पाठचर्या हो आसान बनाई जाए। ठीक, ये इनके लिए अमूर्त के स्थान पर मूर्त विचारों पर जोर दिया जाए। ठीक, इसके पश्चात इनके पाठ्यक्रम में क्रियात्मक विषयों की प्रधानता हो जो करके सीखे। क्राफ्ट, कटाई, बुनाई, काष्ठ कला, चर्म कला, बागवानी, इस तरह से उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है। फिर बात कर लेते हैं प्रतिभाशाली बालकों के निर्देशन की विधि। प्रतिभाशाली जो जीनियस होते हैं, गिफ्टेड होते हैं, उनके निर्देशन की विधि क्या होती है? प्रतिभाशाली कौन होते हैं? प्रतिभाशाली छात्रों की चकोटी में आमतौर पर वे बालक आते हैं जो प्रखर बुद्धि के होते हैं और जिनकी बुद्धि लगभग 120 प्लस ही होती है, 120, 130 से आगे ही होती है। ठीक, वो प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। ठीक, ये विभिन्न क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाले बालक होते हैं। ठीक, इनकी
जो सोच होती है वो उच्च कोटि की होती है, इनकी रुचियाँ उच्च कोटि की होती है, इनका अचीवमेंट जो होता है, उपलब्धियाँ उच्च कोटि की होती हैं। ठीक, प्रतिभाशाली बालकों की मानसिक शक्ति तीव्र होने के कारण पढ़ने वाले विषय को अन्य बालकों की अपेक्षा वो जल्द समझ लेते हैं। ठीक, और याद कर लेते हैं। बच्चों को प्रश्न हल करने और विषय में से संबंधित समस्या को हल करने में कम समय लेते हैं। ठीक, ये हमेशा कक्षा में आगे रहते हैं, ये चीजों को जल्दी समझ जाते हैं, तो इनके लिए पाठचर्या एकदम से उबाऊ हो जाती है। ठीक, इनके इनका समय का दुरुपयोग होने लगता है। ठीक, इसलिए इनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि अधिक कार्य की व्यवस्था, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य दिया जाए, इनके पाठचर्या का विस्तार कर दिया जाए, इनकी पाठचर्या में कठिनाई इनके लेवल के विषयों को शामिल किया जाए, और इसके साथ साथ इनको कक्षा में उन्नति दी जाए। 1 साल में 2 कक्षाएं कम से कम करा दिया जाए, व्यक्तिगत रूप से इन पर ध्यान दिया जाए, इनको नेतृत्व के अवसर दिए जाए, इनके पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाए, जो इनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ हैं ऐसी शिक्षण विधि अपनाई जाए, और इनको गृह कार्य दिए जाए तथा इनके व्यवस्थापन में भी सहायता की जाए। ये शैक्षिक निर्देशन से संबंधित आपकी चर्चा थी, ये विधियाँ थी। ठीक, किस तरह एक संक्षिप्त सा परिचय था। आगे हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे, मनोविज्ञान या किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।